हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एजियल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ की ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। अर्थ की जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही जो एनर्जी की डिमांड भी है वो भी साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है। अभी जो ग्लोबल एनर्जी का जो डिमांड है मेनली प्राइमरी एनर्जी फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, ऑयल से 85 to 90% फुलफिलमेंट हो रहा है। सो ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम पॉल्यूशन टू ओवर पॉपुलेशन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण काफी अमाउंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस फॉसिल फ्यूल्स के यूज करने से, उसको बर्न करने से एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। जनरली क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम जब अर्थ शाइन करता है तो अर्थ वार्म हो जाता है। उसके बाद जैसे ही नाइट होता है तो अर्थ अपना टेम्परेचर रिलीज करता है एयर में। बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये क्या करते हैं कि जो हीट है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये ग्रीन हाउस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें जो डिपेंडेंसी है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, फॉसिल फ्यूल से, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल से, इन सब से डिपेंडेंसी को कम करना होगा और हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मूव करना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 पेरिस एग्रीमेंट में प्लेस लिया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। इट मीन्स कि जो एनुअल ग्रीन हाउस एमिशन है उसको 85% तक रिड्यूस करना पड़ेगा हमें 2050 तक। सो वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन ग्रीन एनर्जी इज यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इन्वायरमेंट में काफी अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट होता है और ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसमें कोई भी एमिशन नहीं होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, रादर देन इसे हम एनर्जी कैरी करते हैं। इट मीन्स कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्राइमरी एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत होता है। और जो हाइड्रोजन होता है वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, जैसे कि H2O, मीथेन। तो हम इसे प्योर फॉर्म में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें सेपरेट करना होगा और उसके बाद ही हम इसे प्योर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं या किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला मेथड है वो है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उनको दो पार्ट में सेपरेट किया जाता है, एक हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके सेटअप में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वाटर होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो कैथोड की तरफ मूव होने लगते हैं और इस तरह से हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको तब तक रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ना मिले, जैसे कि सोलर के द्वारा या विंड एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मीथेन हमें नेचुरल गैस से या मीथेन स्ट्रीम सच एज बायोगैस, लैंडफिल से जो मिलता है उसे हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर स्ट्रीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो उससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और स्मॉल क्वांटिटी में CO2 भी मिलता है। करंटली ये प्रोसेस वाइडली यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रोसेस है गैसिफिकेशन ऑफ कोल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोल हो गया, हेवी रेजिडुअल फ्यूल हो गया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रोसेस है बायोलॉजिकल हाइड्रोजन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बायोमास है उसको कन्वर्ट किया जाता है शुगर रिच फीड स्टॉक में और उसको फर्दर फर्मेंट किया जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक ही टाइप का होता है, पर इसको किस प्रोसेस से प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन सा एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बेसिस पे हाइड्रोजन को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है कोल गैसिफिकेशन यूज किया जाता है
और जो एनर्जी सोर्स यहाँ यूज कर रहे हैं हम कोल यूज कर रहे हैं। अगर हम लिग्नाइट कोल को यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे, और अगर हम बिटुमिनस कोल को यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो उसे ब्लैक हाइड्रोजन कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रे हाइड्रोजन। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस यूज करते हैं, और जो एनर्जी सोर्स होता है वो होता है मीथेन। तो इसमें क्या होता है कि मीथेन को हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसको रिएक्ट कराया जाता है, तो इससे हमें हाइड्रोजन मिलता है, और जो एक्सेस CO2 मिलता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। करंटली वर्ल्ड वाइड जो 95% जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ग्रे हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। ब्लू हाइड्रोजन को भी सेम एज अ ग्रे हाइड्रोजन जिस तरह प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सेस CO2 होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम। टर्कोइज हाइड्रोजन को भी सेम ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन की तरह ही प्रोड्यूस किया जाता है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है वो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसे यूज नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे जो हीट जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैरालिसिस, जिसे हम क्रैकिंग या स्प्लिटिंग भी कहते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन जनरली नेचर में पाए जाते हैं और गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। उसको हम अगर गैस वेल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यूज करते हैं तो उसे हम व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। येलो हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस यूज करते हैं वो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज किया जाता है, और जो एनर्जी सोर्स यहाँ पे जो होते हैं वो मिक्स सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल भी हो सकता है, सोलर एनर्जी भी हो सकता है, विंड एनर्जी भी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकता है। पिंक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, और इसमें जो एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है वो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो इस समय का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही एक वे है और ये इसी के थ्रू हम कार्बन न्यूट्रल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो किया जाता है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और इसमें जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के द्वारा हमें मिलता है, उसी को हम यूज करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो हाइड्रोजन के एडवांटेजेस देखते हैं। हाइड्रोजन इज रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन इज क्लीन एनर्जी, इट emits almost zero emission, it is not toxic, it is highly efficient than other energy sources। इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज वोलेटाइल, अगर इसको हम प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। हाइड्रोजन एनर्जी इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, हाइड्रोजन एनर्जी इज डिफिकल्ट टू स्टोर, मेकिंग हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस कार्बन। जैसे कि हमने काफ़ी प्रोसेस में देखा कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 भी प्रोड्यूस होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन जो एप्लीकेशन है काफ़ी वाइड है। इसे हम ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल पर्पस में, रेजिडेंशियल पर्पस में भी यूज किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि हम एयरक्राफ्ट में, शिप्स में, ट्रक्स में, पैसेंजर कार्स में, इन सब में हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड जो मूव हो रहा है नेट जीरो एमिशन की तरह मूव हो रहा है, इसलिए मार्केट में जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स आ चुके हैं। तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।